Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, I want to apologize all of you कि मैं आपके कुछ दिन से कमेंट्स नहीं देख रही थी। एक्चुअली आपको पता है जैसे दिसंबर है तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं और मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा बिजी हूँ। तो इस वजह से मैं मोस्टली अपना फ़ोन नहीं देख पा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अपने काम को दोबारा रूटीन पे ले आऊँ। लेकिन अगर कभी स्टोरी लेट हो जाए या ना आ पाए तो उसके लिए मैं आपको दिसंबर के लिए जस्ट ओनली अभी से अपोलोजाइज़ कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, अभी मैंने फ़ोन चेक किया है काफ़ी दिन के बाद और मैं आज ही आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई बैक कर रही हूँ। सो सॉरी ऑल ऑफ यू, योर लव, योर सपोर्ट इज़ मीन अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज़ द 14th एपिसोड फॉर अंटिल आई फाइंड यू। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। स्टोरी के स्टार्ट में हमें खून कुआं दिखाया जाता है। वो सोए हुए राइल के पास गया और मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। पिछले कुछ दिनों में बेकी में होते हुए चेंजेस को वो बड़ी गहराई से महसूस कर रहा था। उसकी वजह वो बहुत पहले ही समझ गया था, लेकिन आज वो बच्चा जिसे वो पैदा होने से पहले ही मार देना चाहता था, बेकी को दोबारा उसके पास लाने वाला था। वो फ्रीन और बेकी को पहले से जानता था कि अपने प्यार के चलते वो कभी भी कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनेंगे जो किसी को तकलीफ दे। वो प्यार में सेल्फिश नहीं थे, उसे तो बस उन्हें उनकी गलती का थोड़ा सा एहसास दिलाना था और काम बन गया। जब आज बेकी घर से गई तो वो समझ गया था कि एक बार फिर उसने अपनी कहानी, अपने रास्ते फ्रीन से अलग कर लिए। उसके दिल में एक सुकून भर आया था। जब तक राइल उसके साथ जुड़ा था तब तक बेकी कहीं नहीं जा सकती थी। वो यूं ही मुस्कुरा रहा था। तभी बेकी घर वापस आई। वो धीमे कदमों से चलती हुई जब अपने बेडरूम के पास आई तो उसने खून कुआं को प्यार से राइल के बाल सहलाते हुए देखा। दिल टूट रहा था, आंखें लाल थीं। वो बहुत देर रोई थी, लेकिन ये सीन देखकर उसके दिल में एक सुकून था। उसका फैसला गलत नहीं था, यही उसकी किस्मत थी। खून कुआं ने उसकी खुशबू महसूस की और मुड़कर बोला, मुस्कुराते हुए, हनी, आ गई तुम? बेकी आई और आकर राइल के बेड पर खून कुआं के सामने बैठ गई और उसका हाथ थाम कर बोली, हाँ हनी, मैं वापस आ गई और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में एक प्रॉमिस था, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट। खून कुआं उसकी होंठों की मुस्कुराहट में छुपी तकलीफ को देख सकता था, उसकी आंखों में छुपे हुए दर्द को देख सकता था और वो समझ गया कि आज फिर एक बार वो प्रिंस सरोजा से जीत गया है। उसने बेकी को बाहों में भर लिया। बेकी के आंसू धीरे धीरे गिरते रहे और खून कुआं की शर्ट को भिगोते रहे। वो धीरे धीरे बेकी की पीठ सहलाता रहा और सीन मूव होता है फ्रीन के घर पर। बेकी से अलग होने के बाद वो चंकी माँ मेंशन नहीं आया था। अभी वो अपने मॉम डैड या अलिसारा से मिलना नहीं चाहता था। वो अपने घर गया, वो घर जहाँ वो दोनों मिलते थे, वो घर जो उनके लिए एक लव नेस्ट की तरह था, जहाँ जाकर वो दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाते थे, एक दूसरे में गुम हो जाते थे। वो धीमे कदमों से चलता हुआ अपने मास्टर बेडरूम में आया। अब भी बिस्तर की सिलवटों में, कमरे की खुशबू में, हर चीज में वो बेकी को महसूस कर रहा था। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका फ्रीन को टीज करना, रूठना और फिर खुद ही मान जाना, वो सब इस कमरे में बिखरा हुआ था। हर जगह वो चलता आया, आकर बिस्तर पर बैठ गया। अपने हाथ से वो उस सिलवटों वाली चादर को छूने लगा, जहां पर अभी भी बेकी की गर्माहट महसूस हो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल था कि लग रहा था कि सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा, लेकिन उसके अंदर एक सुकून था। उसने जो किया वो सही था। उसे इस बात की तसल्ली थी, उसका प्यार सेल्फिश नहीं था,
वो बेकी को बस खुश देखना चाहता था, हमेशा उसकी आंखों में चमक देखना चाहता था। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता था किसी के साथ भी। उस रात खून कुआं से मिलने के बाद उसे तसल्ली थी कि बेकी किसी ऐसे इंसान के साथ है जो उससे बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार, शायद फ्रीन के जितना नहीं, शायद फ्रीन से ज्यादा। वो अपने अंदर दर्द और सुकून एक साथ महसूस कर रहा था। बेकी को खोने का दर्द था, लेकिन राइल के लिए वो एक सुकून महसूस कर रहा था। उस बच्चे का घर तोड़कर वो अपना घर कैसे बना लेता। वो रोता रहा पूरी रात उसी सिलवटों वाले बिस्तर में, तकिए में सर दिए, और इसी तरह रात बीतती रही। उसके कानों में बेकी की मीठी बातें गूंज रही थीं। उसे अपने वजूद पर अब भी उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसका धीरे से फ्रीन के करीब आना, उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना, ये सब उसे बहुत याद आ रहा था। वो रोता रहा, खुद को तसल्लियां देता रहा और फिर वहीं सो गया। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। अब उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था। पिछले दर्द, पिछली खुशियां, आंसू और पिछली मुस्कुराहटें, सब कुछ पीछे छोड़कर अब उन्हें आगे बढ़ना था। बेकी ड्रेसिंग पर खड़ी तैयार हो रही थी। कल रात फ्रीन का रोया हुआ चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। डटी रहना अपने रास्ते पर, मैं भी डटा रहूंगा, दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं। फ्रीन की आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जिसे देखने के लिए अगर बेकी को अपना सब कुछ भी देना पड़े, खुशी खुशी दे देती। वो तैयार होकर जब बाहर डाइनिंग में आई तो खून कुआं राइल से बातें कर रहा था। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे। इन दोनों के लिए ही तो उसने अपना फैसला बदल लिया था। मुस्कुराकर वो उनके पास आकर बैठ गई। हनी, आज कोई स्पेशल प्लान तो नहीं है? खून कुआं ने पूछा। नहीं, बस बुटीक जाऊंगी। क्यों, कुछ काम है? बेकी ने कहा। नहीं, कुछ खास काम नहीं, मैंने सोचा इतने दिन हो गए, क्यों ना हम तीनों पार्क चलें? खून कुआं ने कहा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बेकी ने भी कहा। राइल भी बहुत एक्साइटेड हो गया। मेरा पिछली बार खून ह्यूंजू से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, मैं खून ह्यूंजू को भी बुला लूं? राइल ने कहा। खून कुआं कुछ सोचने लगा। अब बार बार राइल का ह्यूंजू से मिलना ठीक नहीं था। वो राइल को रोकना चाहता था, लेकिन डरा कर नहीं। राइल की खुशी ही तो थी जिसने बेकी को उससे जोड़ रखा था। डैडी, आप इतने चुप क्यों हो? मैं खून ह्यूंजू को बुला लूं? राइल ने पूछा। हाँ बेटा, बुला लो, खून कुआं ने मुस्कुरा कर कहा। और बेकी भी मुस्कुराने लगी। अलिसारा की उस दिन की बातें अभी तक उसे याद थीं। उस दिन के बाद से अलिसारा ने उसे कुछ कहा तो नहीं था, पर उसकी चुपती हुई नजरें वो हमेशा खुद पर महसूस करती थी। उसके बाद उन लोगों ने नाश्ता किया और शाम में उनका पार्क जाने का प्लान था। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। धूप खिड़की से छनकर पर्दों से होती हुई रीन के चेहरे पर गिर रही थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। उसे लगा जैसे बेकी ने नरमी से उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। हमेशा की तरह वो उसे जगाने के लिए उसके माथे पर, उसकी आंखों पर, उसके होंठों पर किस कर रही हो। उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर बेकी को अपनी बाहों में थाम ले, लेकिन वो तो उसकी बाहों से निकलकर बहुत दूर जा चुकी थी। ये याद आते ही एक झटके से उसकी आंख खुली और वो सीधा होकर बैठ गया। घड़ी पर 11 बज रहे थे। वो पूरी रात रोता रहा था, लेकिन पूरी जिंदगी मुंह के बल नहीं गिरा रह सकता था। वो फ्रीन सरोचा था। बहुत से आंधी और तूफान उसके सामने ठहर जाते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत से स्टेजेस से गुजरा था और अब यहाँ से वो एक नया सफर शुरू करना चाहता था, इस बात से अनजान कि वो सफर कोई भी करे, मंजिल उसकी एक ही थी, उसका प्यार। फ्रीन उठा, जाकर शावर लिया
शावर के बाद उसने अपना सबसे एक्सपेंसिव टक्सीडो पहना, अपनी सबसे फेवरेट कफलिंग्स लगाई, घड़ी पहनी, अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया और अब वो पूरी तरह तैयार खड़ा दी फ्रीन सरोजा लग रहा था। आईने में 2 लम्हे वो खुद को देखता रहा। अब वो अपनी आंखों में देखने से डरता था, वहां पर बेकी को देखने से डरता था। खुद से ही आंखें चुराकर उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अलिसारा का नंबर डायल किया, जो कुछ बेल्स के बाद उठा लिया गया। हाय फ्रीन, कैसे हो? अलिसारा ने कहा। मैं ठीक। कहाँ हैं आप? फ्रीन ने पूछा। कुछ नहीं, बस अभी बुटीक आई हूँ। कोई जरूरी काम? अलिसारा ने कहा। हाँ, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, प्लीज वहां पर आ जाइएगा, फ्रीन ने कहा। अलिसारा थोड़ी हैरान हो गई। कहीं फ्रीन अपने और बेकी के बारे में सबको बताने वाला तो नहीं? इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्या असर पड़ेगा सब पर? वो यही सब सोच रही थी। ठीक है फ्रीन, मैं आ जाऊंगी, अलिसारा ने कहा। उसकी बेकी से जो बात हुई थी उसके बारे में फ्रीन को कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो वो डायरेक्टली आकर अलिसारा से बात करता। तो क्या उसकी बातों का उल्टा रिएक्शन हुआ था? क्या फ्रीन सबके सामने बेकी का हाथ थामने वाला था? वो यही सब सोच रही थी और उसके फोन पर फ्रीन ने एक एड्रेस भेजा। 3 बजे के करीब उसने वहां पर अलिसारा को, अपने पेरेंट्स को और बहुत से लोगों को बुलाया था। ये अब क्या करने वाला है, अलिसारा ने सोचा। और सीन मूव होता है पार्क में। अभी अभी बच्चों का ऑफ हुआ था। युंजू को अपनी मॉम को बताने का टाइम नहीं मिला था। उसने सोचा कि वो राइल के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ पार्क चला जाएगा और अलिसारा को मैसेज कर देगा कि वो आज घर लेट आने वाला है। वो सब लोग पार्क में थे। राइल और युंजू फुटबॉल खेल रहे थे। हुनकुआ बेकी के साथ एक पेड़ की ओट में बैठा था और बच्चों को मुस्कुरा कर देख रहा था। कितना अच्छा लगता है ना राइल को ऐसे खुश देखकर, हुनकुआ ने कहा। बेकी ने गौर से राइल की खुशी को देखा। इस खुशी के लिए ही तो उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी। कल रात से अभी तक कितनी बार उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। फ्रीन को देखने के लिए उसका दिल बेकरार था। खुद को समझा रही थी कि ये गलत है। जो रास्ता उन दोनों ने मिलकर तय किया है, अब उन्हें उसी पर चलना है। अब और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दिल था कि काबू में आने को तैयार ही नहीं था। अभी उन्हें पार्क में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब युंजू का फोन बजने लगा। ये अलिसारा की कॉल थी। हाय मॉम, कोई इमरजेंसी? युंजू ने पूछा। मोस्टली उसकी मॉम इस तरह कभी कॉल नहीं करती थी। हाँ, तुम कहाँ पर हो, अभी आए नहीं? अलिसारा ने कहा। मैं बस राइल के साथ फुटबॉल खेलने पार्क में आया था। मैंने सोचा आप बिजी हैं तो मैं टेक्स्ट ड्रॉप कर दूंगा, थोड़ी देर तक घर आ जाऊंगा, युंजू ने कहा। घर मत आओ, तुम्हें मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। तुम्हारे अंकल फ्रीन ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंचो। वो कोई सरप्राइज देने वाला है। रियली? युंजू ने कहा। अंकल फ्रीन का सरप्राइज है तो जरूर कुछ धमाकेदार ही होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ, युंजू ने कहा। राइल युंजू को ही देख रहा था। उसने अंकल फ्रीन से बहुत बदतमीजी की थी। उसे अब बुरा लग रहा था। वो अंकल फ्रीन से सॉरी कहना चाहता था। हुनकुआ ने जब उन दोनों को खड़े देखा तो चलता उनके पास आ गया। बेकी भी आकर उनके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हुनकुआ ने पूछा। मेरे अंकल ने कोई सरप्राइज प्लान किया है। मेरी मॉम कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाऊं। आप लोग भी चलिए ना, युंजू ने कहा। हम कैसे चल सकते हैं? बेकी समझ नहीं पा रही थी कि अब फ्रीन क्या करने वाला है। कल रात जो कुछ हुआ, अभी तो वो उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
उसका दिल डरने लगा, कहीं फ्रीन कुछ गलत ना कर दे। खुनकुआ को भी बहुत सस्पेंस हो रहा था। हाँ, हम भी साथ चलते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है बेकी? खुनकुआ ने कहा। तुम मैम अलीसारा के पास जॉब करती हो, मिस्टर फ्रीन भी तुम्हारे काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमें जाना चाहिए। और वैसे भी हमें तो ह्यूंजू ने इनवाइट किया है। क्यों ह्यूंजू? खुनकुआ ने मुस्कुरा कर कहा। एग्जैक्टली अंकल, इट्स ऑल कूल, आप लोग भी चलिए मेरे साथ, ह्यूंजू ने कहा। उसके बाद वो सब लोग भी उस जगह चले गए जहां फ्रीन ने उन्हें बुलाया था। और सीन मूव होता है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। वो सब लोग जिन्हें फ्रीन ने बुलाया था बहुत क्यूरियस थे उसके सरप्राइज के लिए। फ्रीन स्टेज पर खड़ा था और वेन्यू में आते हुए सब लोगों को मुस्कुरा कर देख रहा था। सामने चेयर्स पर आकर सब लोग बैठने लगे। तभी वहां अलीसारा आई। फ्रीन, ये सब क्या है? क्या सरप्राइज है? अलीसारा ने कहा। प्रणव मुस्कुरा रहा था। डेकोरेशन देखकर वो समझ गया था कि है तो कुछ स्पेशल ही। क्या हुआ साले साहब? लगता है सबको सरप्राइज नहीं शॉक देना है तुम्हें, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। फ्रीन मुस्कुरा कर उन्हें देखने लगा। बस मॉम डैड आने वाले हैं, फिर मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। ह्यूंजू कहाँ है? फ्रीन को ह्यूंजू कहीं नजर नहीं आया। वो राइल के साथ पार्क गया था, अभी बस आने वाला होगा, अलीसारा ने कहा। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। फ्रीन के पेरेंट्स भी आ चुके थे, लेकिन अभी तक ह्यूंजू नहीं आया था। अरे फ्रीन, ह्यूंजू आ जाएगा, तुम अनाउंसमेंट करो, अलीसारा से अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। कर्क भी वहीं पर था, हैरान था कि फ्रीन क्या अनाउंसमेंट करेगा। थोड़ी देर में ह्यूंजू आया, लेकिन ह्यूंजू के साथ जो बाकी लोग थे उन्हें देखकर फ्रीन की मुस्कुराहट फीकी हो गई। एक चेहरा जिसका अब वो सामना नहीं करना चाहता था, जो आज भी उसके लिए इन सब लोगों से ज्यादा प्यारा था, जिसे देखते ही वक्त थम जाता था, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वो सामने खड़ी थी, आंखों में सवाल लिए। शायद वो भी जानना चाहती थी कि फ्रीन क्या करने वाला है। ये लो, ह्यूंजू भी आ गया, अब तो अनाउंस करो, अलीसारा ने कहा। अलीसारा ने जब ह्यूंजू के साथ बेकी को भी आते देखा तो वो डर गई। कहीं फ्रीन यहाँ सबके सामने बेकी के साथ अपने रिलेशन को रिवील करने वाला तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रबेका, तुम यहाँ कैसे? अलीसारा ने उसे देखकर कहा। वो हम बस ह्यूंजू को छोड़ने आए थे तो ह्यूंजू ने हमें इनवाइट कर लिया। बेकी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके फैमिली फंक्शन में आने के लिए वो क्या एक्सप्लेनेशन दे। अलीसारा सबके सामने कहती भी तो क्या, सिर्फ हाँ में सर हिलाने लगी। उसे डर था कि कहीं फ्रीन कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सब लोग आ चुके थे, लेकिन फ्रीन की नजरें अब भी बेकी पर टिकी थी। थोड़ी देर में उसने स्टेज पर पड़ा माइक उठाया और सबसे कहने लगा, हाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शॉर्ट नोटिस। पर आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने इस लम्हे को और भी यादगार बना दूं। अलीसारा डर रही थी। फ्रीन की नजरें अभी भी बेकी पर टिकी थीं। मैं आज आप सबके सामने उस लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, फ्रीन ने कहा। अलीसारा को अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। यहाँ सब लोग थे। ओ माय गॉड, ये क्या करने वाला है? उसका बस नहीं चल रहा था कि फ्रीन को अभी खींचकर स्टेज से उतार दे। तभी स्टेज की दूसरी तरफ से नीता चलती आई और आकर फ्रीन के सामने खड़ी हो गई। अलीसारा को अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा कुछ तो उसने सोचा भी नहीं था। खूबसूरत ड्रेस में खड़ी वो पनियों की सी लग रही थी। उसके बाल बहुत ही स्टाइलिश वे में सजाए गए थे।
उसने खूबसूरत डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी। अभी भी हाथ में वही अंगूठी थी जो फ्रीन की मॉम ने उसे एंगेजमेंट डे पर पहनाई थी। फ्रीन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ में माइक था, दूसरे हाथ में रिंग थी और वो नीता को देखकर कह रहा था, कहते हैं कि अच्छे लाइफ पार्टनर में अच्छा दोस्त मिलना मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इतना मुश्किल नहीं होता। मैं अब तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारे सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहूंगा। कभी दोस्त बनकर, कभी तुम्हारा हस्बैंड बनकर, कभी तुम्हारा साथी बनकर। क्या तुम मेरे साथ को पूरी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट करोगी? ये कहकर उसने रिंग नीता की तरफ बढ़ाई। वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। ये देखकर सब लोग हैरान से रह गए। हाँ हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी, नीता ने मुस्कुरा कर कहा। नोब यहाँ पर अनइनवाइटेड था, लेकिन जहां जहां नीता वहां वहां नोब। नोब को कहीं से पता लग गया था कि आज फ्रीन कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। जैसे ही वो वेन्यू के अंदर आया, उन दोनों को ऐसे देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। आंखों से आंसू गिरने लगे। तो आखिरकार फ्रीन जीत गया और वो हार गया। नीता अब फ्रीन की थी। फ्रीन ने उसके हाथ से अपनी मॉम की दी हुई रिंग निकाली और अपनी लाई हुई रिंग उसकी उंगली में पहना दी। ये रिंग नहीं, ये मेरी कमिटमेंट है और फ्रीन सरोचा अपनी कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ता, फ्रीन ने कहा और नीता भी मुस्कुराने लगी। वो दोनों खड़े हो गए। सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। बेकी का दिल काबू में नहीं था। उसे लग रहा था कि अगला सांस लेना अब शायद मुमकिन नहीं। ये सब उसे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वो तेजी से वहां से गुजरकर वॉशरूम में चली गई और दरवाजा लॉक करके फूट फूट कर रोने लगी। खुद से सवाल करने लगी, अब क्यों रो रही हो तुम? ये तो एक दिन होना ही था। तुम्हें क्या लगा था फ्रीन तुम्हारे लिए जोग ले लेगा, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बैठा रोता रहेगा और तुम अपनी फैमिली के साथ आराम से जियोगी? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। उसके अंदर से ये आवाजें आ रही थी। वो रोते जा रही थी हिचकियों के साथ। ये सब बहुत जल्दी हुआ था। अभी कल ही तो उसका दिल टूटा था और अगले दिन ही फ्रीन ने उसे समझा दिया कि वो रुकने वालों में से नहीं है। वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। वो रोते जा रही थी, खुद को तसल्ली देते जा रही थी। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। बेकी, तुम ठीक हो? ये अलेसारा थी। बेकी ने खुद को कंपोज किया, पानी से चेहरे को बार बार धोया और फिर लॉक खोल दिया। मैं ठीक हूँ मैम, आई एम सॉरी, ये कहकर वो निकलने लगी। अलेसारा ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया और उसे दोबारा वॉशरूम में ले गई। उसने दरवाजा बंद किया और बेकी को देखने लगी। कुछ दिन पहले जो सख्ती उसकी आंखों में ऑफिस में थी, अब वो सख्ती नहीं थी, वहां एक नरमी थी। उसने बेकी को गले लगाया। अपने आंसुओं को रोको मत, बहने दो। उसका ये अफेक्शन था कि बेकी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने जो किया वो तुम दोनों के लिए बेटर था। उस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं था। वो उसकी पीठ सहला रही थी। अगर तुम अनमैरिड होती तो मैं अपने भाई को पूरा सपोर्ट करती, पर मैं कभी भी उसे एक हाउस ब्रेकर नहीं बना सकती। अलेसारा उसे समझा रही थी। बेकी जानती थी कि वो एक अच्छी इंसान है, बहुत ही नर्म, और वो बड़ी नरमी से बेकी की पीठ सहलाती रही।
कुछ वक्त के बाद जब वो दोनों बाहर पार्टी में गए तो गेस्ट फ्रीन और नीता के साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। तभी मिस्टर चंग की माँ ने कहा, रिंग्स तो तुम दोनों ने पहले भी एक्सचेंज की थी, आज इतना खास क्या है? उन्हें समझ नहीं आ रही थी इस सब की। खास ये है डैड कि हमने शादी की डेट फिक्स कर ली है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो क्या डेट फिक्स की है? फ्रीन की मॉम ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नीता नेक्स्ट वीक शादी करना चाहती है। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहाँ, वो दोनों पहले शादी को टाल रहे थे और जब शादी का फैसला किया भी तो अगले ही हफ्ते। पर फ्रीन बीच में 15 दिन भी नहीं है। हम इतनी सारी तैयारी कैसे करेंगे? अलेसारा परेशान होते हुए कह रही थी। इतने शॉर्ट नोटिस पर तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं आएगा। मिसेस चंग की माँ ने कहा, मॉम, मैं फ्रीन सरोचा हूँ और हाई प्राइस दोगी तो कोई भी आ जाएगा। फ्रीन ने कहा, नीता जल्दी शादी करना चाहती है और लेट करने का क्या फायदा? फ्रीन ने कहा और उसकी मॉम मुस्कुराने लगी। वैसे ये भी सही कह रहा है मेरा बेटा। पहले हम ही तो इसे कह रहे थे कि शादी कर लो और अब फाइनली अगर ये मान ही गया है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसकी मॉम ने कहा। वो बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश थी। उनके बेटे ने फाइनली शादी का फैसला कर लिया था। बेकी स्टेज के पास खड़ी थी। मिसेस चंग की माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटा तुम रेबेका हो ना, अलिसारा की बुटीक से? जी जी, बेकी ने उन्हें देखते हुए कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि मिसेस चंग की माँ, जो थाईलैंड के सबसे बड़े होटल चेन की ओनर हैं, एक ही नज़र में उसे याद रख लेंगी। मैंने तुम्हारा काम देखा था। अलिसारा की सक्सेस पार्टी तुम ही ने ऑर्गेनाइज की थी ना? वो मुस्कुराकर उससे कह रही थी। जी जी मैम, मैंने ही की थी, बेकी ने कहा। वेरी गुड, तो फ्रीन की वेडिंग भी तुम ही क्यों नहीं प्लान करती? मैं ये सुनना था कि बेकी के दिल को धक्का लगा। फ्रीन को किसी और के साथ खड़ा देखकर वो पहले ही बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। दिल में एक आग लगी हुई थी, आंखें लाल हो रही थी। वो कैसे अपने हाथों से उसे किसी और के लिए सजाती, उसका वेन्यू तैयार करती? उसमें इतनी हिम्मत थी ही कहाँ? नहीं मैम, मैंने पार्टीज वगैरह में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो किए है, पर शादी बहुत बड़ा इवेंट है। फ्रीन भी बेकी को किसी इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसाना चाहता था। अपनी मॉम से बोला, मॉम इसकी क्या ज़रूरत है? मैं और नीता हैंडल कर लेंगे ना। अरे रहने दो, तुम तो पता है कितना हैंडल कर लोगे। फाइनली अब शादी का फैसला किया है, कुछ चीज़ें हमें भी देखने दो। मैंने इस लड़की का काम देखा है, मुझे बहुत पसंद है। ये हर काम बहुत दिल से करती है। बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम जो अमाउंट कहोगी हम दे देंगे। नहीं, अमाउंट की बात नहीं है, पर कुछ नहीं। मिसेस चंग की माँ बहुत इंसिस्ट कर रही थी। अलिसारा ने भी रोकने की कोशिश की। मोम, पर बुटीक का काम? अरे होता रहेगा तुम्हारे बुटीक का काम। सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे भाई की शादी है। तो बेटा अरेंजमेंट में तुम हमारी हेल्प करोगी ना? उसकी मॉम अपनी आंखों में एक अजीब सी अट्रैक्शन लिए हुए थी। वही अट्रैक्शन जो अलिसारा की आंखों में थी। उनकी गहरी काली आंखें इनोसेंस से भरी हुई थी। उन्होंने इतनी इनोसेंटली उससे रिक्वेस्ट किया कि बेकी मना ही नहीं कर पाई। जी जी मैम, अगर आप चाहती हैं तो मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। ये कहते हुए उसे लगा कि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन उसे इससे गुजरना था। फ्रीन उसे देखता जा रहा था, उसके दर्द को महसूस कर रहा था। कोई और वक्त होता तो उसे बाहों में थाम लेता, सबके सामने चूम लेता, लेकिन अपने रास्ते उन दोनों ने सोच समझ कर अलग किए थे।
एक दूसरे के लिए उतने ही अजनबी हो गए थे जितने वहां खड़े दूसरे चेहरे। और सीन मूव होता है थोड़ी देर बाद। प्रीन अपने पेरेंट्स और नीता के पेरेंट्स के साथ डाइनिंग हॉल में चला गया था। तभी नीता फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी जब नौब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आया तुम्हें बुलाया किसने है यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। नीता उसे देखकर चिल्लाने लगी, तुम यहाँ से शराफत से चले जाओ वरना मैं बहुत शोर मचाऊंगी। नौब ने उससे बस एक ही बात कही, क्या तुम खुश हो उसके साथ? आज वो नीता पर हक नहीं जता रहा था, आज वो उसे कोई वादा याद नहीं दिला रहा था। वो आंखों में सवाल लिए खड़ा था। नीता उसकी आंखें देखकर रह गई। हाँ, मैं खुश हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, कमिटमेंट को पूरी करने वाला। मुझे यकीन है कि वो मुझे खुश रखेगा। उसकी बात सुनकर नोब खड़ा रहा। आंखों में लाल डोरे नजर आ रहे थे, चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन होंठों पर एक हंसी थी। वो मुस्कुराकर बोला, तो ठीक है, मुझे अपनी शादी की तैयारियां करने दो। नीता उसे देखकर रह गई। क्या? उसे लगा था कि नोब पहले की तरह आएगा, उस पर हक जताएगा, उसे जबरदस्ती अपने नाम की अंगूठी पहनाएगा या ऐसा ही कुछ करेगा जैसी नीता उसकी कोई चीज हो। लेकिन वो उसकी शादी की तैयारियां करना चाहेगा, ये तो उसने सोचा तक नहीं था। वो उसे देखती रही। तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है इससे मेरा फैसला बदल जाएगा? नीता उसे देख रही थी। नोब के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, एक दर्द भरी मुस्कुराहट, जो दर्द उसकी आंखों में भी दिख रहा था। वो यूं ही मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में हर काम अधूरा किया है, हर कमिटमेंट से भागा हूं मैं और इसीलिए आज मैं अकेला खड़ा हूं। लेकिन ये आखिरी काम मैं पूरा करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें खो भी रहा हूं तो अपनी आंखों के सामने तुम्हें मुझसे दूर होता देखना चाहता हूं, ताकि शायद इस तरह ही मेरे दिल को थोड़ा सा सब्र आ जाए। नीता से इनकार हो ही नहीं पाया। इतने दिनों में पहली बार नोब की आंखें उसे वैसी ही लग रही थी जिन आंखों को उसने टूट कर चाहा था। इतने दिनों में पहली बार उसे कहीं अपना पुराना नोब नजर आया था जो उस पर जान छिड़कता था। ठीक है, तुम आ सकते हो तैयारियों में। उसकी बात सुनकर नोब के होंठों पर जो हंसी थी और गहरी हो गई और उसकी आंख से एक आंसू निकलकर गिर गया। नीता बड़े गौर से उसका चेहरा देखती जा रही थी। प्रीन की शादी से सबसे ज्यादा खुश खुनकुआ था। फाइनली अब वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो गए थे और उसे एक सुकून मिल गया था कि बेकी अब पूरी तरह से उसकी है। बेकी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसे फ्रीन के लिए अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। क्या उनका प्यार बस एक दिखावा था जो फ्रीन इतनी जल्दी बदल गया? उनके ब्रेकअप को एक भी दिन पूरा नहीं गुजरा और उसने अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर लिया था। बेकी यही बातें सोचती जा रही थी। बैल्कनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। आज आसमान पर कोई सितारे नहीं थे। आसमान खाली था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, अंधेरा और खाली, बिल्कुल तन्हा। वो यूं ही आसमान को देख रही थी, प्रीन को याद कर रही थी, उस वक्त को याद कर रही थी जब वो दोनों कितने करीब थे। और सीन मूव होता है पास्ट में। बेकी प्रीन से मिलने के लिए उसके घर आई थी। वो दोनों प्रीन के घर पर टेरेस पर बैठे आसमान को देख रहे थे एक साथ। तुम्हें पता है, ये तारों भरा आसमान मुझे बहुत सुकून देता है, प्रीन कह रहा था, पर तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे इन सितारों से भी ज्यादा अच्छी लगती है। उसने बेकी को देखकर कहा।
जो अब भी आसमान को देख रही थी। सच में? बेकी ने उसे देखकर पूछा। ये बातें कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हैं? फ्रीन मुंह बनाकर उसे देखने लगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं प्लेबॉय टाइप का रहा हूँगा? मैंने आज तक कभी किसी और लड़की को नहीं चाहा। फ्रीन उसे देखकर कह रहा है। जहां तक मुझे याद है वहां तक तो नहीं, फ्रीन ने कुछ सोचते हुए कहा। बेकी पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। अच्छा, सच में? बेकी को यकीन नहीं आ रहा था। इतने हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, अमीर हैं, लड़कियां तो आगे पीछे फिरती होंगी आपके, बेकी ने कहा। हाँ, फिरती थी, लेकिन मेरे दिल ने सिर्फ एक ही लड़की को चाहा है। ये कहते हुए उसने बेकी के चेहरे पर आती कुछ लटों को अपने हाथ से पीछे कर दिया। फिर उसका चेहरा करीब करके बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ और बहुत चाहता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। बेकी उसकी आंखों में देखने लगी और समझने लगी कि वो क्या चाहता है। उसने एक हाथ से फ्रीन के चेहरे को थाम लिया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब जाने लगे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। एक सॉफ्ट किस, वादों से भरी, प्यार से भरी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। कुछ देर बाद फ्रीन ने किस ब्रेक करके उसकी आंखों में देखकर कहा, आज इन सितारों को हमारे प्यार का गवाह बनने दो। उसका ये कहना था कि बेकी मुस्कुराई और उसने फ्रीन को अपनी बाहों में भर लिया। आज से पहले उन दोनों ने ये सब कुछ कभी भी ओपन एयर नहीं किया था। फ्रीन बड़ी गहरी नजरों से उसे देखता जा रहा था। वो बेकी को अपने नीचे ले आया और खुद उसके टॉप पर आ गया। बेकी ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम रखा था। फ्रीन उसे देख रहा था। हाँ बोलो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बेकी ने ये कहा और फ्रीन मुस्कुराने लगा। फ्रीन ने झुककर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। उसके हाथ बेकी की बॉडी पर मूव करने लगे। उसने धीरे से बेकी के कान के पास आकर कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना कर देती है। तुमसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है अब मेरे लिए। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेकी, अपनी जान से भी ज्यादा। ये कहते हुए वो बेकी की गर्दन से लेकर उसके शोल्डर्स तक किस करने लगा। बेकी ने उसे कंधों से थाम रखा था। वो धीरे धीरे अपने होंठों को उसकी नेक से मूव करता उसकी चेस्ट पर ले गया। अभी तक उसने बेकी की शर्ट ओपन नहीं की थी। वो यूं ही अपने हाथों से उसे टीज करता रहा। बेकी हर जगह उसे महसूस कर रही थी। तभी फ्रीन का हाथ बेकी की स्कर्ट में चला गया और उसने अपनी फिंगर से बेकी के सेंसिटिव स्पॉट को रब करना शुरू कर दिया। फ्रीन, बेबी, प्लीज डोंट टीज मी, आई लव यू सो मच, बेकी ये कह रही थी। फ्रीन को मजा आने लगा। वो अपने हाथों से उसकी बॉडी पर खेलने लगा। उसने बेकी की चेस्ट पर लिक करना शुरू कर दिया। वो अपनी टंग से उसकी बॉडी को टेस्ट करने लगा। उसने बेकी की पूरी शर्ट ओपन कर दी और अपनी टंग से उसकी बॉडी को टेस्ट करने लगा। उसकी फिंगर अभी भी बेकी को रब कर रही थी। बेकी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सांसें तेज हो रही थी। उसने आंखों को मजबूती से बंद कर रखा था। उसे फ्रीन अपनी बॉडी के हर हिस्से पर महसूस हो रहा था। उसके होंठों की नरमी, उसके हाथों की गर्मी, उसकी मजबूती वो अपने ऊपर महसूस कर रही थी। तभी फ्रीन ने अपनी शर्ट ओपन की और केयरलेसली साइड पर फेंक दी। अब वो दोनों शर्टलेस थे और फ्रीन ने उसे कमर से बाहों में थाम लिया। अब उसका चेहरा धीरे धीरे बेकी की फ्लैट बेली से होता हुआ नीचे जाने लगा। फ्रीन, नो बेबी, प्लीज प्लीज डोंट। बेकी पागल हो रही थी। वो कह तो ये रही थी कि फ्रीन मत करो, लेकिन
वो फ्रीन के बालों में उंगलियां चलाते जा रही थी, उसे अपने और करीब करती जा रही थी। फ्रीन ने धीरे धीरे उसकी स्कर्ट ओपन कर दी और अपनी उंगलियों से उसे और टीस करने लगा। फ्रीन प्लीज लेट मी व्हाट? फ्रीन ने उसे देखकर पूछा। लेट मी कंप्लीट फ्रीन प्लीज, उसका ये कहना था कि फ्रीन मुस्कुराने लगा। इतनी जल्दी क्या है बेबी, उसने ये कहा और बेकी को और टीस करने लगा। उसका चेहरा अब बेकी के वीक पॉइंट के सामने था और अब उसने अपनी टंग से उसे लिक करना शुरू कर दिया। आह बेबी, बेकी पागल होती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से फ्रीन के सर को थाम रखा था और उसे और करीब कर रही थी। इट्स सो गुड बेबी, इट्स सो नाइस। I'm exhausted. Please don't tease me. वो ये कह रही थी और फ्रीन यूं ही उसे टीस करता जा रहा था। फ्रीन मूव, इट्स कमिंग, वो ये कह रही थी, लेकिन फ्रीन उसे और टीस कर रहा था और थोड़ी देर में बेकी ने कंप्लीट कर लिया। उसके कंप्लीट करते ही फ्रीन उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आई लव यू सो मच बेकी, आई लव यू वेरी मच। प्लीज तुम्हारा साथ मुझे एक सपने सा लगता है, इस सपने को कभी टूटने मत देना, उसने ये कहा और बेकी के माथे पर किस कर लिया। बेकी ने एक टर्न दिया और उसे बेड पर लिटा दिया। अपने हाथ से उसकी बेल्ट ओपन की और अपनी उंगलियों से उसे टीस करने लगी। फ्रीन को बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। बेकी उसकी डिजायर बढ़ाती जा रही थी। मैं आपको बहुत चाहती हूँ फ्रीन, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, उसने ये कहा था और फिर उसने अपने वीक पॉइंट को फ्रीन के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया। वो दोनों बहुत करीब थे। रात यूं ही बीतती रही। उन दोनों का जुनून था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो यूं ही एक दूसरे में गुम रहे। फ्रीन ने बेकी को अपने और करीब कर लिया और थोड़ी देर में उन दोनों ने कंप्लीट कर लिया और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। बेकी ये सब सोच रही थी, अपने दिमाग से फ्रीन को निकाल ही नहीं पा रही थी। फ्रीन का हाल भी उससे कुछ अलग नहीं था। वो बैल्कनी में खड़ा अपने हाथ में नीता की दी हुई रिंग को ही देखता जा रहा था। जिस रात बेकी का और फ्रीन का ब्रेकअप हुआ था, फ्रीन रोता हुआ नीता के घर चला गया था। नीता, फ्रीन तुम ठीक हो? उसने फ्रीन को अपने पास एक सोफे पर बिठा दिया। मैंने बेकी को छोड़ दिया है। बेकी? कौन बेकी? ओ रेबेका। नीता को उसका निकनेम नहीं पता था। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। पर क्यों? नीता उसे देखने लगी। फ्रीन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और नीता समझ गई। उसने फ्रीन को कंसोल किया। इट्स ओके फ्रीन, बस अब तुम अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हो जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर। मैं क्या करूं नीता, मुझे समझ नहीं आ रहा। नॉब के साथ अपनी इन लड़ाइयों की वजह से नीता भी बहुत परेशान थी। उसे देखकर बोली, तुम मुझसे शादी कर लो। फ्रीन हैरान सा उसे देखने लगा। क्या? नीता ने उसे देखकर कहा, या तो तुम फिर से किसी की आने का इंतजार करो और अपनी जिंदगी के अगले 9 साल भी बर्बाद कर लो, या तो तुम मेरा हाथ थाम लो। हम दोनों ही प्यार में चोट खाए हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। हम अब प्यार नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ लॉयल्टी ढूंढेंगे एक दूसरे में। उस वक्त फ्रीन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। नीता ने बात बदल दी, या फिर खुद को वक्त दो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। फ्रीन उसकी बात सुनकर रह गया। मैं चलता हूँ, ये कहकर फ्रीन रोते हुए वहां से निकला और उसके बाद अपने घर चला गया था। अपने हाथ में पड़ी उस एंगेजमेंट रिंग को देखकर
उसे इस कमिटमेंट का एहसास हो रहा था कि अब उसने अपना आप नीता के हवाले कर दिया है। वो पहले ही नॉब की वजह से बहुत कुछ सह चुकी है। कम से कम वो अपनी वजह से नीता को कोई दुख नहीं देना चाहता था। अब बेकी के बारे में सोचना भी गलत था। वो खुद को यही समझाता रहा, पर दिल था कि अब उसके पास रहा ही नहीं था। वो तो दूर किसी और के पास था, जो अब भी बैठी उसे याद करते जा रही थी। और सीन मूव होता है कर्क की गाड़ी में। कर्क घर जा रहा था, तभी नाम की कॉल आई। हाय नाम, कैसी हो? कर्क ने कहा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, वहाँ कोई अपडेट? नाम ने पूछा। पहले तुम बताओ, लंदन से कुछ पता लगा? कर्क ने कहा। ज्यादा कुछ तो नहीं। तुमने मुझे बताया था कि रेबेका तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में नहीं। मैं उसका रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रही हूँ, शायद उससे कोई मदद मिले। नाम ने कहा। हाँ, हो सकता है। तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कर्क ने कहा। हाँ बताओ। फ्रीन और नीता शादी कर रहे हैं अगले हफ्ते। ओह, ऐसा है? नाम ने कहा। कर्क हैरान हो गया। उसे लगा था नाम पिछली बार की तरह एक्साइटेड हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, पर वो तो बहुत नॉर्मल थी। तुम्हें शौक नहीं लगा? यकीन करो, पिछले कुछ दिनों में जितना कुछ हो गया है, अब तो शायद मैं किसी एलियन को भी देख लूं तो मुझे शौक नहीं लगेगा। नाम ने कहा। कर्क हंसने लगा। होपफुली हम फ्रीन की शादी से पहले इस पहेली को सुलझा लेंगे। ये है तो परेशानी की बात, नाम ने कहा, पर अब फ्रीन शादी करे ना करे, इस पहेली को तो मैं सुलझा कर रहूंगी। नाम बहुत डिटर्मिन्ड थे और कर्क उसकी आवाज सुनने लगा। वो बहुत सी लड़कियों से मिला था, लेकिन कोई भी लड़की नाम जितनी डिटर्मिन्ड नहीं थी। और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। कहाँ खो गए? नाम ने कहा। नहीं, कुछ नहीं। तो अगर कोई अपडेट मिले तो मुझे बताना, कर्क ने कहा। ओके। और इसके साथ ही कर्क ने फोन रख दिया। शादी के दिन अब बहुत करीब आ गए थे। बेकी के लिए ये आसान नहीं था। वो अपने हाथों से फ्रीन की शादी के लिए हर चीज सजा रही थी, तैयार करवा रही थी। वो इंसान जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अपने हाथों से किसी और को सौंपने जा रही थी। वो नीता के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, जो अपने लिए चीजें ले रही थी। तभी एक ड्रेस को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है बेकी, फ्रीन को ये मुझ पर अच्छा लगेगा? उसने ड्रेस को खुद पर लगाते हुए कहा। बेकी ने देखकर कहा, फ्रीन इतना ओपन ड्रेस देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, कभी आपको पहनने ही नहीं देंगे, पार्टीज के लिए तो कभी भी नहीं। हाँ, घर में अगर किसी प्राइवेट मोमेंट के लिए देख रही हैं तो ठीक है। बेकी ने वो ड्रेस देखते हुए कहा। नीता उसे गौर से देखने लगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना फ्रीन को? बेकी ने नजरें चुरा ली। मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ। मैं समझती हूँ वो सब खत्म हो चुका है। बेकी ने उसकी बात काटते हुए कहा। जिस रास्ते जाना नहीं, उसका पता पूछकर क्या फायदा? आप दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारें, मैं बस यही चाहती हूँ। फ्रीन बहुत सेंसिटिव है। बाहर से जितने कूल डूड दिखते हैं, केयरलेस, उतने हैं नहीं। हर चीज को बहुत सेंसिटिवली ले लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप उनका साथ हमेशा देंगी, बेकी ने ये कहा। और नीता मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। फ्रीन को खोने का दर्द वो उसकी आंखों में साफ देख सकती थी, लेकिन वो खामोश रही। और सीन मूव होता है मॉल के दूसरे हिस्से में। नॉब और फ्रीन यूं ही लेडीज ड्रेसेस देख रहे थे। तभी फ्रीन एक खूबसूरत पिंक ड्रेस को देखने लगा। उस ड्रेस को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी एक पास्ट मेमोरी को सोचने लगा। बेकी, तुम्हें पिंक बहुत पसंद है क्या? फ्रीन ने एक दफा बेकी से पूछा था। उसने नजरें उठाकर फ्रीन को देखा। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन क्यों? फ्रीन ने पूछा। तुम लड़कियों को पिंक इतना अच्छा क्यों लगता है? फ्रीन के सवाल पर वो हंसने लगी। सेंसिटिव लोगों को पिंक कलर पसंद होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप तो कूल डूड हैं। बेकी ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ, कुछ भी। तुम्हारी अक्सर ड्रेसेस पिंक होती हैं। आपको पसंद नहीं तो मैं नहीं पहनूंगी।
बेकी ने इतनी मासूमियत से कहा कि फ्रीन मुस्कुराने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे जीना चाहती हो, जो पहनना चाहती हो वही पहनो। बस शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का सोचना भी मत। अगर कोई और तुम्हें देखे, कोई और तुम्हें छुए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई और तुम्हें गलत नज़र से देखे तो जान ले लूंगा उसकी, फ्रीन ने कहा और बेकी हंसने लगी। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। फ्रीन ने अटेंडेंट को बुलाया। ये ड्रेस दे दीजिए प्लीज। अटेंडेंट ने हाँ में सर हिलाया और वो ड्रेस पैक करने लगा। फ्रीन ने यूं ही वो ड्रेस नोब को दिखाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है नीता पर ये कैसी लगेगी? नोब उस ड्रेस को देखने लगा। नीता को हमेशा सोबर चीजें पसंद आती हैं, वाइट, ग्रे, कुछ इस तरह का देखो। ये भी अच्छा है, पर नीता इसको देखकर ही बोलेगी, ऐसा लग रहा है कोई सॉफ्ट किटन है। फ्रीन उसे देखने लगा। नीता का नाम लेते ही, उसकी बात करते ही नोब की आंखों में क्या चमक आ जाती थी, वैसी ही चमक जो वो बेकी के बारे में सोचते हुए अपनी आंखों में महसूस करता था। कितनी उलझी हुई थी उनकी जिंदगी। उसका प्यार उसके सामने था, पर वो उसे छू नहीं सकता, पा नहीं सकता, उसे अपना नहीं सकता। और यहाँ नोब का प्यार उससे रूठ गया था। बहुत कोशिश के बाद भी नीता नहीं मानी और अब वो शायद हार चुका था। तभी तो वो नीता की शादी में हेल्प कर रहा था। फ्रीन उसे देखने लगा। तभी मिसेस चंकीमा की कॉल आई, जो मॉल के किसी और हिस्से में मिस्टर चंकीमा के साथ थी। बच्चे गेम जोन में थे। उन्होंने कॉल करके सब लोगों को सामने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया। थोड़ी देर में सब लोग अपना सामान लेकर वहां चले गए। मिसेस चंकीमा ने सामान देखते हुए कहा, और बताओ लड़कों, तुम लोगों ने क्या लिया? बहुत कुछ मोम, पर ये स्पेशली नीता के लिए है। नीता ने वो ड्रेस ओपन की जो अभी फ्रीन ने उसके लिए ली थी। पिंक कलर की खूबसूरत ड्रेस। नीता ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छी है, एक सॉफ्ट लिटिल किटन की तरह। ये वही बात थी जो नोब ने अभी थोड़ी देर पहले फ्रीन को बताई थी। वैसे एक ड्रेस मुझे भी पसंद आया है। नीता ने वो ड्रेस फ्रीन को दिखाई जो उसने और बेकी ने ली थी। ये ड्रेस बहुत डीप नेक थी, पीछे से भी पूरी ओपन थी। फ्रीन और नोब दोनों ही गुस्से से नीता को देखने लगे। इतनी छोटी ड्रेस, इससे तो अच्छा है तुम कपड़े ही ना पहनो, नोब ने कहा। सब लोग उसका चेहरा देखने लगे। फ्रीन ने भी उसका साथ दिया। ये कोई पहनने वाली चीज है क्या? तुम तो डॉक्टर हो, जरा सोबर कपड़े पहना करो। जैसा कि बेकी ने कहा था, फ्रीन को इतनी छोटी ड्रेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। किसी ऐसी औरत के लिए जो उससे जुड़ी हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। पर फ्रीन, ये मैंने पार्टी के लिए नहीं, हमारे किसी प्राइवेट मोमेंट के लिए ली है। ये सुनने की देर थी कि फ्रीन का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। तो पहले बताना चाहिए ना। ऐसे कपड़े पहनकर तुम सिर्फ मेरे साथ बाहर जा सकती हो और किसी के नहीं। कान खोलकर सुन लो तुम। ओके ठीक है, नीता ने मुस्कुराकर कहा। ये कपड़े पहनकर तुम सिर्फ मेरे साथ जा सकती हो? फ्रीन ने ये नीता से कहा था। बेकी को लगा कि उसकी दुनिया हिलने लगी है। फ्रीन कितने प्यार से नीता पर गुस्सा कर रहा था, उस पर हक जता रहा। दूसरी तरफ नोब को भी फ्रीन की ये बात चुभ गई। उसने इस छोटी सी ड्रेस में जब नीता को फ्रीन के साथ इमेजिन किया, उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। मिसेस चंकीमा उन दोनों को देख रही थी। तुम दोनों को क्या हुआ? उनकी आवाज सुनकर वो अपनी सोचों से बाहर आए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बेकी ने कहा। चलो खाने के लिए बैठो। फ्रीन नीता के पास आया और उसके लिए चेयर खींचकर बोला, एट योर सर्विस मैडम। नीता मुस्कुराकर बैठ गई। फ्रीन उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। बेकी बिल्कुल फ्रीन के सामने चेयर पर थी और नोब बिल्कुल नीता के सामने चेयर पर था। फ्रीन डिशेस निकाल निकाल कर नीता की प्लेट में रख रहा था
उससे मुस्कुराकर बातें कर रहा था। बेकी बेकाबू हो रही थी गुस्से से। उसे ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसने हाथ में फोक को कितनी मजबूती से पकड़ रखा है, इतना कि उसकी एक फिंगर से खून निकलने लगा। मिसेस चंकी माँ ने उसे देखकर कहा, रेबेका तुम्हारा हाथ जख्मी हो रहा है, तुम ठीक हो? उनकी बात पर वो अपनी सोच से बाहर आई। रेबेका तुम जख्मी हो रही हो ये सुनना था कि फ्रीन झटके से चेयर से उठा और आकर उसके पास बैठ गया। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम, देखो कितना खून निकल रहा है। एक छोटी सी चोट जिस पर फ्रीन इतना पैनिक करने लगा था। उसने फौरन अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बेकी की फिंगर पर बांध दिया जहां से खून निकल रहा था। तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर पर अभी, फ्रीन ने कहा। इट्स ओके, छोटी सी चोट है, बेकी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। छोटी सी चोट है, कट लगा है, कट तुम्हें। मैं यहाँ किसी से कहता हूँ, फर्स्ट एड किट होगी यहाँ पर। ये कहकर फ्रीन वहां से गया और न जाने कहां से फर्स्ट एड किट ढूंढ लाया। उसने बेकी को बिठाया और बड़े प्यार से उसके हाथ पर बैंडेज करने लगा। वहां पर बैठे सब लोग बड़ी गहरी नजरों से फ्रीन को देख रहे थे। वो नॉर्मली तो ऐसा बिहेव नहीं करता, फिर आज उसका ये रिएक्शन क्यों था? नीता ने फ्रीन को बुलाते हुए कहा, फ्रीन बैंडेज हो गई है? हाँ हो गई है। फ्रीन को समझ आई कि सब उन दोनों को देख रहे थे। उसने फर्स्ट एड किट साइड पर रखी और आकर सीट पर बैठ गया। बेकी ने कितने दिनों बाद अपने हाथों पर फ्रीन की गर्माहट महसूस की थी। उसे लगा कि कहीं उसका दिल रुक ही न जाए। वो फ्रीन को बहुत मिस कर रही थी। और सीन मूव होता है कुछ दिन बाद। अब शादी में ज्यादा वक्त नहीं रहा था। फ्रीन और नीता अपने फोटोशूट के लिए आए थे, प्री वेडिंग फोटोशूट। नीता ने वेडिंग गाउन पहन रखा था और फ्रीन भी टैक्सीडो में बहुत ही हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। बेकी की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। ये उसका था, ये चेहरा, ये आंखें, ये इंसान, कभी ये उसका था। लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर, कितने अलग थे। नीता वेडिंग गाउन पहनकर खुद को आईने में देख रही थी जब उसने आईने में नोब को देखा, जो उदास नजरों से उसे बस देखता ही जा रहा था। उस वक्त अटेंडेंट रूम में बस वो दोनों ही थे। नीता ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? नोब उसे यूं ही देखते हुए बोला, प्लीज देखने दो, क्या पता शायद मैं तुम्हें आज आखिरी बार देख रहा हूँ। नोब का ये कहना था कि नीता की सांसें रुकती हुई लगी। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम इस वेडिंग गाउन में एक खूबसूरत प्रिंसेस की तरह लग रही हो, एंजल की तरह लग रही हो। मैं बस तुम्हें यूं ही अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूँ। उसकी मीठी मीठी बातें नीता का दिल धड़काती जा रही थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ गई थी। कल उसकी और फ्रीन की शादी थी। फ्रीन टैक्सीडो पहनकर तैयार हो रहा था। तभी बेकी उसके पास आई। वो मुड़ा और बेकी को देखने लगा। आज उसकी आंखों में कोई मायूसी, कुछ भी नहीं था। वो उसकी खाली आंखों को देखने लगा। फ्रीन, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेकी ने कहा। थैंक यू, फ्रीन ने कहा। मैं आपको हमेशा अपने सपनों में इसी तरह देखती थी, एक प्रिंस की तरह सजे हुए, इसी तरह की खूबसूरत जगह पर आप चलते हुए आएंगे और आकर मेरा हाथ थाम लेंगे। मैंने इस सपने को बहुत शिद्दत से देखा था। ये कहते हुए बेकी के होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, आंखों में ढेर सारे आंसू बहते जा रहे थे। किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बेकी उसे देखकर कह रही थी। आप आज के बाद मुझे हमेशा के लिए भूल जाइएगा।
अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे याद करें और कभी भी दर्द महसूस करें। लेकिन ये कहते हुए उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। इस ज़िंदगी में और आने वाली हर ज़िंदगी में मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और हमेशा इतना ही प्यार करूंगी। ये कहते हुए उसके आंसुओं में तेजी आ गई। नींद के लिए सीधे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। ये मत करो, मैं तुम्हारे आंसुओं से कमज़ोर हो जाता हूँ। नींद कह रहा था, हमने जो भी किया वो ठीक नहीं था। हमें एक दिन रुक ही जाना था। पर मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारा हर एक पल मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास याद है, जिसे मैं मरते दम तक अपने अंदर समेट कर रखना चाहता हूँ। रीन भी अब रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं कल आपकी शादी के लिए नहीं रुक पाऊंगी। रीन उसे देखकर रह गया। क्यों? रीन ने कहा, मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन आपको अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए कल वेडिंग प्रेपरेशन पूरी करने के बाद मैं कुछ दिन के लिए फुकेट जा रही हूँ अपनी मॉम के पास। बेकी ने कहा, हो सकता है ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। क्या आप एक आखिरी बार मुझे खुद को छूने देंगे? रीन उसकी बात सुनकर रह गया। वो कैसे बेकी को किसी भी चीज के लिए मना कर सकता था। उसने हाँ में सर हिलाया। बेकी उसके करीब आई और झटके से उसे गले लगाकर रोने लगी। उसकी शर्ट बेकी के आंसुओं से भीगने लगी। वो धीरे धीरे बेकी की कमर सहलाने लगा। वो खुद भी रो रहा था, पर बेकी को दिलासा दे रहा था। थोड़ी देर बाद बेकी ने उससे अलग होते हुए उसे देखकर कहा, प्लीज खुश रहिएगा। अगर आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। ये कहकर उसने फ्रीन का माथा चूम लिया और वहां से चली गई। फ्रीन जानता था कि शायद अब वो बेकी को दोबारा नहीं देख सकेगा। और सीन मूव होता है वेडिंग डे पर। जैसा कि बेकी ने कहा था, सुबह अरेंजमेंट्स करने के बाद वो जा चुकी थी। हॉल में दुल्हा दुल्हन एक साथ एंटर हो रहे थे। नीता ने फ्रीन का हाथ थाम रखा था। दोनों धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आ रहे थे। लोग तालियों के शोर में उन्हें वेलकम कर रहे थे। वेन्यू बहुत खूबसूरती से सजाया था। दोनों चलते हुए जब स्टेज पर आए तो एक दूसरे को देखने लगे। नीता कैथलिक थी, इसीलिए ट्रेडिशनल थाई और क्रिश्चियन दोनों वेज में शादी करने का फैसला हुआ था। अभी वो दोनों क्रिश्चियन तरीके से शादी कर रहे थे। नीता की आंखें लाल थीं। वो कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। फ्रीन मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर जाता जा रहा था। उसे चंद कदमों पर सामने स्टेज खुद से बहुत दूर महसूस हो रहा था। और सीन मूव होता है एक दिन पहले, जब नीता और नोब एक दूसरे के सामने खड़े थे। नोब आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। मैं बस ये चाहता हूँ अब कि तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जियो, अपना हर सपना पूरा करो। मैं बहुत गलत था। मैं हमेशा तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करता रहा। ये सोचा ही नहीं कि जरूरत तुम्हें अपना बनाने की नहीं, मुझे तुम्हारा बनने की थी। तुम्हें अपने से बांधने की नहीं, तुम्हारे साथ बंध जाने की थी। अगर जिंदगी में मैं कभी पीछे जा सकूं तो अपनी हर गलती को सुधार लूंगा और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा।
लेकिन अब ये बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नोब अभी भी मुस्कुरा रहा था, एक चुपती सी मुस्कुराहट, आंखों से गिरते हुए आंसू। नीता का दिल काटती जा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। कल उसकी फ्रेंड से शादी थी। वो फ्रेंड को दोबारा दर्द नहीं दे सकती थी। एक लम्हे को उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर नोब को चूम ले, लेकिन ये गलत था। उसने फ्रेंड से कमिटमेंट की थी, बस तुम खुश रहना, और अगर जिंदगी में कभी भी तुम मुड़कर देखो तो मैं तुम्हें यहीं खड़ा मिलूंगा, तुम्हारा इंतजार करता। नोब के ये कहे लफ्ज नीता के दिल को छू गए। वो नोब को यही समझाना चाहती थी कि वो कोई खिलौना या चीज नहीं है। नोब ये समझ गया, पर समझने में उसने बहुत देर कर दी। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। फाइनली अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। थोड़ी देर में रस्में शुरू होने वाली थी। नीता की लाल होती हुई आंखों में फ्रेंड देखकर उससे कहा, शुरू करें? नीता कुछ कह ही नहीं पाई। थोड़ी देर में फादर आकर उन दोनों से कस्में लेने लगे। तभी फ्रेंड ने हाथ के इशारे से फादर को रोक दिया। ठहरिए। और फिर नीता को देखकर बोला, क्यों नीता, करना चाहती हो मुझसे शादी? ये आखिरी स्टेज है। इसके बाद अगर तुम चाहोगी भी तो तुम्हें हाथ छोड़ने नहीं दूंगा। आखिरी वक्त है, अभी भी वक्त है, अच्छे से सोच लो। प्रेम का ये कहना था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी कि नीता उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे नहीं हो पा रहा फ्रेंड, आई एम सॉरी। ये कहकर वो रोने लगी। प्रेम मुस्कुराया और उसे बाहों में भरकर तसल्ली देने लगा। रिश्ते प्यार पर खड़े होने चाहिए नीता। हो सकता है कि शायद हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स हों, लेकिन बिना प्यार के जिंदगी ऐसे है जैसे बिना दिल के धड़कन, किसी काम की नहीं। ये कहकर वो नीता से अलग हुआ। नोब दूर खड़ा था। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मीन चलता हुआ आया और उसे कॉलर से पकड़कर बोला, जाओ और जाकर पूरी दुनिया के सामने नीता का हाथ थामो। कसम खाओ कि आइंदा कभी उसे छोड़कर नहीं जाओगे, और अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फ्रेंड ने उसे पंच दिखाते हुए कहा। नोब ने झटके से फ्रेंड को गले लगाया और रोने लगा। थैंक्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड, तुम बहुत अच्छे हो। वो रो रहा था। फ्रेंड उसे दिलासा देने लगा। अच्छा अच्छा, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं, नीता को सॉरी बोलो। ये कहकर उसने नोब को नीता के पास भेजा। नोब झटके से स्टेज पर चढ़ा और सबके सामने नीता को पैशनेटली किस कर लिया। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने नोब का चेहरा थाम कर कहा, आई लव यू नोब, आई लव यू सो मच। प्लीज दोबारा मुझे कभी मत छोड़ना। नोब रोते हुए कह रहा था, आई प्रॉमिस मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, और अगर की भी तो फ्रेंड मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए फ्रेंड को देखा। फ्रेंड मुस्कुरा कर उन दोनों को देख रहा था। और सीन मूव होता है पास्ट में। एक दिन पहले बेकी से बात करके जब फ्रेंड ट्रायल रूम में आया तो उसने नोब और नीता की बातें सुन ली। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए तड़प देख ली, लेकिन वो अभी नोब को थोड़ी और सजा देना चाहता था। उसने अपने घर वालों को और नीता के घर वालों को नोब के बारे में बताया। नोब के पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया, जो थोड़ी देर में वहां पर पहुंच गए, और सब लोगों ने मिलकर उन दोनों को सरप्राइज कर दिया। ये सारा प्लान फ्रेंड का था।
उसने नीता और नोब की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा था। वो कैसे किसी का प्यार छीन सकता था, जबकि वो खुद भी इसी तरह किसी के प्यार में डूबा हुआ था। कर्क उसे देख कर रह गया। अलिसारा ने आकर फ्लिन को गले लगाया। मेरा भाई हमेशा चैंपियन है और हमेशा रहेगा। तुम तब भी ठीक थे जब तुमने बेकी को जाने दिया, और तुम आज भी ठीक हो जब तुमने नीता को जाने दिया। अलिसारा मुस्कुरा कर कह रही थी। फ्लिन ने उसे देखकर कहा, पर सबको जीतते जीतते मैं तो खुद ही हार गया। ये कहकर वो दुख से अलिसारा को देखने लगा। अलिसारा ने दोबारा उसे गले लगा लिया। कुछ आंसू फ्लिन की आंखों से गिरे और उसने जल्दी से खुद को कंपोज कर लिया। सबके सामने, सबकी मर्जी से नोब और नीता ने शादी की, और उसके बाद फ्लिन खामोशी से वेन्यू से निकलकर चला गया। और सीन मूव होता है कुछ देर बाद। फ्लिन समुंदर के किनारे बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। तभी कर्क आकर उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर इतने उदास क्यों हो? फ्लिन उसे देखने लगा। कुछ नहीं, कर्क ने उसे देखकर कहा। तुम्हारी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। दोस्त हो तुम्हारा। तुम्हें एक सलाह दूं? फ्लिन उसे देखने लगा। सलाह? कैसी सलाह? मेरे साथ लंदन चलो, कर्क ने उससे कहा। फ्लिन हैरान सा उसे देखने लगा। अपनी जिंदगी के पुराने सिरे ढूंढने की कोशिश करो, और मुझे यकीन है कि आज जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब भी हमें मिल जाएगा, कर्क उससे कह रहा था। फ्लिन उसे देखने लगा। पर तुमने ही तो मुझे कहा था कि पास्ट को भूल जाऊं। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं समझा सकता। तुम लंदन चलो मेरे साथ, फ्लिन उसे देखकर बोला। डैड को पता लगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी लंदन जाने की कोशिश नहीं की होगी? सारा और मॉम डैड मुझे कभी नहीं जाने देंगे, कर्क ने उसे देखकर कहा। कर्क ने उसे देखकर कहा, जिस फ्लिन सरोजा को मैं जानता हूँ वो तो कभी सच बोलता ही नहीं था। फ्लिन कुछ सोचने लगा, फिर उसे देखकर बोला, बात तो सही है। और फिर वो दोनों मुस्कुराने लगे। और इसी के साथ एपिसोड 14 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।